Assalamu alaikum everyone. So as in the last video we discussed about the introduction of central nervous system. उसमें हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली दो सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया कहते हैं. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया. सो इस वीडियो के बेसिकली कुछ पार्ट्स होंगे. ये हमारे पास जो स्नेल्स एंड न्यूरोएनाटमी की बुक है उसका चैप्टर 2 है और इस चैप्टर 2 के बेसिक हमने जो आगे फर्दर सब टॉपिक्स थे उनको वन बाय वन लेके चलना है. सो न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया चैप्टर का नाम है. इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया के अंदर डिफरेंस क्या होता है. देन हम फर्दर सारे इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्ट, साइनेप्सिस और फिर एट द एंड न्यूरोग्लिया की क्लासिफिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिफरेंस ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया. ओके, सो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको कुछ सेल्स की ज़रूरत है. ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स के साथ हमें एक बेसिक हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए कुछ सेल्स चाहिए होते हैं जिनको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं. ओके, सो न्यूरोग्लिया आर सपोर्टिंग सेल्स एंड न्यूरॉन्स आर द बेसिक फंक्शनल सेल्स. सो ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है. तो हम पहले न्यूरॉन को स्टडी कर लेते हैं, एट द एंड हम न्यूरोग्लिया को स्टडी कर लेते हैं. सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू न्यूरॉन. सो न्यूरॉन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन होता क्या है. न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल है. ठीक है, न्यूरॉन इज़ अ एक्साइटेबल सेल क्योंकि जब हम इसको कोई भी स्टिमुलस देते हैं, कोई हम इसको कोई बाहर से कोई इसके अंदर कोई एक मैसेज जब इसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी न्यूरॉन सेल के अंदर, तो उसके अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. न्यूरॉन सेल इस मैसेज को रिसीव करता है और उसके बाद नर्व इम्पल्स कंडक्ट करता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और उस मैसेज को लेके जाता है टिल ब्रेन, और ब्रेन से फिर आगे जो आंसर है, जो भी उस स्टिमुलस का जो भी आंसर है उसको दोबारा से वापस लेके जाता है टू द एफेक्टर मसल्स. ठीक है, एफेक्टर ऑर्गन्स. तो ये हमारे पास न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन है. न्यूरॉन बाकी सेल से किस तरह डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सेल्स भी तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. न्यूरॉन इन सबसे कैसे डिफरेंट है, उसका बेसिक डिफरेंस ये है कि न्यूरॉन के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होता. बाकी सब सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन हो रही होती है लेकिन न्यूरॉन के अंदर रेप्लिकेशन नहीं होती. सेकेंडली, न्यूरॉन हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है. ये बाकी नॉर्मल ऑर्गन्स के अंदर या किसी और सिस्टम के अंदर ये नहीं पाया जाता. सो लेट्स सी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन. अच्छा, अगर मैं न्यूरॉन की आपको एक डायग्राम बना के दिखा दूं तो ये हमारे पास न्यूरॉन की डायग्राम है जिसमें ये इसकी सेल बॉडी है. देन इसके ऊपर डेंड्राइट्स हैं. ये इसका पीछे होता है पूरा एक्सॉन और एक्सॉन के एंड पे जो हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ से इस मैसेज को रिसीव करता है, यहाँ पे इस मैसेज को लेके जाता है और यहाँ से ये अपना मैसेज नेक्स्ट जो भी न्यूरॉन सेल पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफ़र कर देता है. अब इसकी बेसिक जो क्लासिफिकेशन है, हम न्यूरॉन को काफ़ी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स मॉर्फोलॉजी. ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे और देन उसको हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स साइज़. बहुत ही इजी और बेसिक चीज़ है. आप लोगों अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी. सो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर न्यूरॉन को हम डिवाइड करें तो न्यूरॉन 3 तरह के स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो सकता है, यानी कि 3 तरह के न्यूरॉन्स बन सकती हैं. नंबर 1 इज़ द यूनिपोलर न्यूरॉन, नंबर 2 इज़ द बाइपोलर न्यूरॉन एंड नंबर 3 इज़ द मल्टीपोलर न्यूरॉन. ओके, सो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है हमारे पास. यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी और उसी से आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी. यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर हमारे पास
एक सेल बॉडी के अंदर से एक न्यूराइट निकल रहा होता है, ठीक है। मैं आपको न्यूराइट पहले बता देती हूँ ये क्या होता है। हमारे पास सेल बॉडी के अंदर से जो भी एक्सटेंशन निकल रही होती है ना, उसको हम न्यूराइट कहते हैं। अब ये न्यूराइट दो तरह की हो सकती हैं। अगर तो ये मैसेज लेके आ रही हैं तो इनको हम डेंड्राइट कह देते हैं, और अगर ये मैसेज सेल बॉडी से दूर लेके जा रही हैं तो इनको हम एक्सॉन कह देते हैं। लेकिन बेसिकली होते ये कोई भी सेल बॉडी की एक्सटेंशन को हम न्यूराइट कहते हैं। अगर इस सेल बॉडी में से सिंगल न्यूराइट निकल रहा हो, ठीक है, इस बॉडी के अंदर से सिंगल न्यूराइट निकल रहा है, तो इसको हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और ये सिंगल न्यूराइट आगे जाके फिर दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक चला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, एक चला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाकर ये कुछ डेंड्राइट्स भी देता है। आपको अब एग्जाम के लिए क्या चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले ये याद रखना है कि यूनिपोलर न्यूरॉन में से सिंगल न्यूराइट निकल रहा है। सेकंड चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन हमारे पास पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन के ऊपर। बाइपोलर न्यूरॉन की बेसिकली एक सेल बॉडी होती है और ये थोड़ी इलोंगेटेड होती है, ठीक है। इस तरह की इलोंगेटेड सेल बॉडी होती है और इसके दोनों एंड्स के अंदर से एक एक न्यूराइट निकल रहा होता है, ठीक है। एक साइड से एक्सॉन निकल रहा होता है और एक साइड से डेंड्राइट निकल रहा होता है, ठीक है। तो दो बेसिकली इसके अंदर से एक्सटेंशंस निकल रही होती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन रेटिना, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंसरी कॉक्लिया, देन इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूलर गैंग्लिया के अंदर। तो तीन जगहों पे ये बेसिकली प्रेजेंट है, रेटिना, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूलर एरिया। ये था पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया के अंदर। अब आ जाते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक सेल बॉडी के अंदर से एक्सॉन तो एक ही निकल रहा होता है, लेकिन ढेरों किस्म की इसके अंदर से डेंड्राइट्स निकल रही होती हैं। अ लॉट ऑफ डेंड्राइट्स एंड अ सिंगल एक्सॉन, ओके। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये बेसिकली होता है ब्रेन के अंदर, एंड देन ये होता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये था मॉर्फोलॉजी की बेस पे न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इट्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। साइज की बेस पे इसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन इज़ द गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन एंड नंबर टू इज़ गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स। सिंपल। अब अगर आपने वन वर्ड में इसको याद रखना है तो टाइप 1 जो है वो हमारे पास लॉन्ग न्यूरॉन्स को कहते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइज है, और टाइप 2 हम शॉर्ट न्यूरॉन्स को कहते हैं। अब लॉन्ग किस तरह हमारे पास किस तरह की प्रेजेंट होंगी? इस तरह के इनके लॉन्ग लॉन्ग एक्सॉन्स होंगे, और ये बेसिकली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ब्रेन के अंदर। देन ये हमारे पास प्रेजेंट होगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये हमारे पास प्रेजेंट होगी पेरिफेरल नर्व्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये पिरामिडल और परकंजी सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, जो आगे जाके आप इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली याद करने के लिए आपको ब्रेन पता होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। फिर आ जाते हैं टाइप 2 पे। अब टाइप 2 के अंदर एक्सॉन्स बहुत शॉर्ट होते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट किस्म के एक्सॉन्स होते हैं इस तरह के, और इस तरह के जैसे आपने देखा था लॉन्ग थे इसमें, और ये स्टार शेप्ड के होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सेरिब्रल या सेरिबेलर में, मतलब कि सेरिब्रम होता है और एक सेरिबेलम होता है ना, तो ये सेरिब्रल और सेरिबेलर दोनों के कॉर्टेक्स के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सेरिबेलर एंड सेरिब्रल दोनों के हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर टाइप 2 गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। हमने जैसे कि हमारी आउटलाइन थी उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंस देख लिया, न्यूरॉन क्या होती है ये देख लिया, उसकी क्लासिफिकेशन देख ली। अब हम देखते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारे पास इसके पास सबसे पहले हमारे पास होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर से कुछ एक्सटेंशंस निकल रही होती हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। देन हमारे पास जहाँ से एक सिंगल लॉन्ग एक्सटेंशन निकलती है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, एंड देन एक्सॉन जो है आगे जाके टर्मिनेट हो जाती है, जो कि इसके टर्मिनल एंड्स बनते हैं। अब वन बाय वन हम इसके सारे पार्ट्स को जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर जो सारा साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, ठीक है, एक तो हमारे पास साइटोप्लाज्म हो गया, फिर हमारा इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देन हमारे पास इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, हर चीज़ जो एक सेल के अंदर होती है वो इसके अंदर होगी। उसके बाद इसके ऊपर आ जाते हैं जो इसकी ये एक्सटेंशंस है सेल बॉडी के साथ, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये मैसेज लेके आती हैं टुवर्ड द सेल बॉडी, और फिर ये इसमें से एक्सॉन निकल रहा होता है।
सो वन बाय वन अगर हम देखते जाएं तो सबसे पहले हम सेल बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेल बॉडी को, तो सेल बॉडी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाकी नॉर्मल हमारे पास सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती वो चीज़ बताती हूँ। वो क्या है? निजल सब्सटेंसेस। निजल सब्सटेंसेस हमारे पास सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अब निजल सब्सटेंस क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। NISL, निजल एंड द सब्सटेंस। अच्छा, नेजल सब्सटेंस क्या होगा कि ये हमारे पास सेल बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, ये डेंड्राइट्स के अंदर भी जाता है, लेकिन ये एक्सॉन के अंदर नहीं जाता। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, एक्सॉन्स के अंदर नहीं जाता। कहाँ कहाँ होता है कि सेल बॉडी के अंदर होता है, इसके अलावा डेंड्राइट्स के अंदर होता है। अच्छा, अब ये एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास जो निजल सब्सटेंस है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से मिलके बनी हुई होती है और वो एक सिस्टर्नी की तरह स्टैक्ड अप हुई होती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। जो स्टैक्ड अप हुए होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होती है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इट मीन्स कि इसके ऊपर राइबोसोम्स भी होंगे, क्योंकि आर ही आर है। तो अगर राइबोसोम्स भी इसके ऊपर प्रेजेंट हैं तो हमारे पास ये बेजोफिलिक कैरेक्टर होगा निजल सब्सटेंसेस का, यानी कि अगर हम इनके ऊपर इनको स्टेन करेंगे तो ये हमारे पास ब्लू स्टेन देगा, पर्पल स्टेन देगा, यानी कि बेजोफिलिक स्टेन देगा। ओके, सो हमारे पास होता क्या है कि ये मेन फंक्शन क्या करता है कि जब हमारे सेलुलर एक्टिविटी हो रही होती है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ब्रेकडाउन हो रही होती है, बहुत सारी प्रोटीन्स ब्रेकडाउन हो रही होती हैं, तो उन सबको दोबारा से सिंथेसाइज करना जो है ना इनका बेसिक फंक्शन होता है। और इसकी अगर अगर किसी भी नर्व सेल के अंदर फटीग हो जाए तो क्या होता है कि ये निजल सब्सटेंसेस हैं ये मूव करके सेल बॉडी की पेरिफ्री में चले जाते हैं, ठीक है। सेल बॉडी की पेरिफ्री में चले जाते हैं ये सारे निजल सब्सटेंसेस, और इस जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं क्रोमेटोलाइसिस। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोमेटोलाइसिस, क्योंकि इसमें हमारे पास फटीग और ब्रेकडाउन की वजह से निजल सब्सटेंसेस पेरिफ्री में आ गए। इसके अलावा सेल बॉडी में जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन वो मैं उसको लिख के नहीं बता रही क्योंकि वो जनरली वही चीज़ें जो आपको पता होंगी। मैं हेडिंग्स बता देती हूँ, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर प्रेजेंट होगा जो कि इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करे। देन इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है, जो इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, सेल की अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि इसकी एनर्जी और इन चीज़ों को डील कर रहा है। देन लाइजोसोम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं जो कि फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं। देन हमारे पास यहाँ पे गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है। गोल्जी अपरेटस जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होता है, और वो भी अपना क्या काम कर रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और सेल मेम्ब्रेन और इन चीज़ों का पैकेज प्रोडक्ट्स को बना के जो है ना वो बाहर ट्रांसफ़र कर रहा होता है। देन हमारे पास इसके अंदर एक यूनिक चीज़ है जिसको हम कहते हैं न्यूरोफिलामेंट्स, ठीक है। न्यूरोफिलामेंट्स क्या करते हैं? न्यूरोफिलामेंट्स पैरेलल किस्म के फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पास साइटोस्केलेटन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट भी होते हैं इसके अंदर, पेरिफ्री के अंदर पड़े हुए होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट का क्या काम है? सेल के स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखना। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के ग्रेन्यूल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। एक टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स को हम लिपोफिशन कहते हैं या फिर लाइपोफिशन, दोनों कह सकते हैं, या फिर इसके अंदर मेलानिन होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। मेलानिन क्या करता है? मेलानिन येलो ब्राउन कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये आगे जाके न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन इसके अंदर रिलीज हो रहा होता है, ये डोपा की फॉर्मेशन कर रहा होते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ है। और लिपोफिशन जो है ना ये हमारे पास क्या होता है? मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट है एक तरह का। इस तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि पड़े हुए होते हैं सेल के अंदर, और ये जैसे जैसे एज गुजरती जाती है सेल की तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ओके, ये थी सारी हमारे पास सेल बॉडी से रिलेटेड बात हमने कर ली। अब बात करते हैं डेंड्राइट्स के लिए। डेंड्राइट्स वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडीज़ हैं जो कि मैसेज पिछली न्यूरॉन से या पिछले स्टिमुलस से लेके आती हैं और सेल बॉडी के अंदर उस मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं। और इसका साइटोप्लाज्म सेम होगा, जो सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म है वही डेंड्राइट्स का साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर भी निजल सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाती है बात एक्सॉन्स के बारे में। एक्सॉन्स ये लॉन्ग एक्सटेंशन है, सिंगल लॉन्ग एक्सटेंशन जो मैसेज को लेके जा रही होती है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और अगली न्यूरॉन है या अगला जो भी ऑर्गन है उसके अंदर मैसेज को ट्रांसफ़र करती है।
इसका जो एक्सॉन का फर्स्ट पार्ट है, जो इसका इनिशियल पार्ट है, इसको हम इनिशियल एक्सॉन कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो है ना एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में और एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफ़र करने में सबसे ज़्यादा ये एक्साइटेबल रोल प्ले कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो इसका मेम्ब्रेन है, इसको हम यहाँ पे एक्सोलेमा कहते हैं। इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अब एक्सॉन की एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर कोई गोल्जी कम्प्लेक्स और कोई नेज़ल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जब इसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस और ये सारे काम थोड़े स्लो होंगे, या ये वाले काम ये खुद नहीं कर सकता। तो इन कामों के लिए ये डिपेंडेंट है सेल बॉडी के ऊपर। सेल बॉडी से आने वाली प्रोटीन्स को ये यूज़ करता है। इसके अलावा जब एक्सॉन्स एंड होते हैं तो एंड भी इसके होते हैं टर्मिनल्स। अब इन टर्मिनल्स में कुछ स्वेलिंग्स होती हैं और इन स्वेलिंग्स को हम कहते हैं वेरिकोसिटीज़। ठीक है, वेरिकोसिटीज़ क्या होती हैं? स्वेलिंग ऑफ द टर्मिनल एक्सॉन्स। ओके, अब इस जो पूरी न्यूरॉन है इसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास एज इट इज़, जैसे हमेशा की बात है कि वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होगी, उसमें प्रोटीन्स भी होंगे, उसमें लिपिड्स भी होंगे। लेकिन इसकी सेल मेम्ब्रेन, मतलब फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर के सारे प्रोटीन और सारा प्रोडक्ट है, ये इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है और बाहर यहाँ पे कार्ब्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन कार्ब्स को अंदर वाले लिपिड और प्रोटीन के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे एक कोट प्रेजेंट होता है जिसको हम सेल कोट या फिर ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब नॉर्मल फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, नॉर्मली इसके अंदर ये हो रहा होता है कि क्योंकि हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल में रखना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो इसका होता है वो नेगेटिव होता है, -80, -90, ठीक है, -80 -90 तक होता है। जब ये नेगेटिव है इट मीन्स कि इसके अंदर से पॉजिटिव चीज़ों को हमने बाहर निकालना है, तो इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव पोटेशियम आइंस पड़े हुए हैं उनको हमने सेल से एक्सक्रीट करना होता है। यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान हमारे पास पोटेशियम गेट्स ज़्यादा काम कर रहे होंगे और पोटेशियम को बाहर निकाल रहे होंगे ताकि एक्शन पोटेंशियल -80 और -90 रहे। ठीक है, और जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना होता है उस दौरान क्या होता है कि ये पोटेंशियल -90 से बढ़ता हुआ कहाँ तक चला जाता है? +40 तक चला जाता है। ठीक है, +40 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। यानी कि अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है। और ये किस तरह आई है? सोडियम चैनल्स ओपन हुए हैं और सोडियम बाहर से इनसाइड मूव किया है। यानी कि इसके जो चैनल्स हैं बेसिकली वो गेटेड चैनल्स होते हैं, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन के टाइम पे पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं और पोटेशियम बाहर निकल रहा होता है, और एक्शन पोटेंशियल के दौरान सोडियम गेट्स ओपन होते हैं और सोडियम जो है हमारे पास अंदर आ रहा होता है। और इस दौरान जब एक एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करके जा रहा होता है, इस दौरान कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं एंटर हो सकता। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, ये वही सारी पुरानी बातें हैं, खाली उनको मैं न्यूरॉन के साथ रिलेट कर रही हूँ। और रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। इसके अलावा अगर कोई इनहिबिटरी स्टिमुलस है जिन्होंने एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करना है, तो वो क्या करते हैं? वो क्लोराइड चैनल्स को ओपन करते हैं और हमारे पास क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है। जब क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है तो हमारे पास इनहिबिशन होती है, मैसेज के आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ये था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमने इसका एक और ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 पार्ट्स को, यानी कि एक्सॉन, ट्रांसपोर्ट, सिनैप्सेस और न्यूरोग्लिया की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।